आज के इस 2 दिवसीय मंथन के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता कर रहे हमारे इस सत्र के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र खरारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अब आएं और अपने उद्गार से हमें संबोधित करें। आज इस सभागार में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय है भारत की एकात्मता और जनजातीय संस्कृति, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाले मंच पर विराजमान सम्माननीय डॉक्टर अविनाश पांडे जी, सम्माननीय श्री अशोक वार्ष्णेय जी, सम्माननीय श्री रविशंकर जी और संचालक सम्माननीय श्री रितेश पाठक जी, सभागार में उपस्थित इस मूल की चिंता करने वाले समस्त विद्वज्जन, संगोष्ठी का जो विषय है वो बहुत ही विशद और व्यवस्थित अध्ययन का विषय है। क्योंकि मैं इतना उच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति नहीं हूँ, न ही किसी महाविद्यालय में अध्ययन किया है, लेकिन जिस संगठन में मैं कार्य कर रहा हूँ और जनजाति समाज से भी आता हूँ, आप सभी को आश्चर्य होगा कि जो विषय इस समय मैं सुन रहा हूँ शायद संगठन से नहीं जुड़ता तो मैं समझ ही नहीं पाता। जब तक विद्यालय में पढ़ता था, नौकरी नहीं लगी, मैं संपूर्ण रूप से हिंदू था। वहाँ हमारे गांव में या आसपास में कहीं अहिंदू शब्द ही नहीं था। राजकीय सेवा में आया तो मुझे थोड़ा बहुत ये पता लगा कि हिंदू होता है, मुसलमान होता है, ईसाई होते हैं। तब तक मुझे न तो जनजातीय समाज का कोई ज्ञान था। और आज जो विषय इस राष्ट्र को चुनौती दे रहे हैं वो विषय भी मैं कल्याण आश्रम से जुड़ने के बाद में मालूम हुआ कि जनजातीय समाज को भारत के शेष समाज से अलग करने का षड्यंत्र कहाँ से चला। आप सभी जानते हैं कि एक व्यापारी के रूप में यूरोपीय जाति भारत में आई और उनको हमारे संसाधनों को लूटना था, उनका शोषण करना था, उनका दोहन करना था। बड़े व्यवस्थित तरीके से उन्होंने इस देश के प्रबुद्ध वर्ग को अपने उद्देश्यों के लिए सहमत किया और वो इतने कामयाब रहे कि इस देश को अगर लूटना है तो इस देश के सभी समाजों को आपस में बांट देना है और उसमें इतना विष घोल देना है कि सैकड़ों वर्षों तक वो फिर से एक नहीं हों। जनजाति समाज के बारे में अभी भी कई ऐसे विषय आ रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, इनका अलग से धर्म कोड दिया जाए और
इनको किस तरह से अगस्त को मना के और उसमें और जहर घोल दिया जाए, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। आप सभी जानते हैं कि भारत की जनजातियों में और विश्व के अन्य देशों की जनजातियों में क्या अंतर है। इस समय पूरे विश्व में करीब 43 करोड़ के आसपास जनजाति समाज है। उसका 25% भारत में निवास करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे षड्यंत्र हैं जो भारत को अभी भी समृद्ध और एक शक्तिशाली देश नहीं देखना चाहते हैं। भारत की एकात्मता, अभी हमारी वनबंधु पत्रिका में आपने 1850 के बाद के जनजातीय देशभक्तों के बारे में जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलेगी। मैं आपको इससे पीछे ले जाता हूँ। सिकंदर जैसे, जिसने 2000 वर्ष पहले आक्रमण किया था भारत में, उस समय एक जनजाति राजा ने उससे मुलाकात हुई और उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था। भारत के द्वार पर जहाँ सिकंदर प्रवेश कर रहा था, उस जनजातीय राजा ने कहा, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, एक दिन के लिए मुझे समय चाहिए और मैं मेरे राज्य के लोगों से पूछ लेता हूँ क्या हमें क्या निर्णय करना है। जब वो बात वार्तालाप शुरू हुई, उनके बीच में एक दिन का समय दिया, तो उसके राज्य के संपूर्ण सभासदों ने या उनके जो भी सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि हमें चाहे सिकंदर से लड़ता हुआ मर जाना चाहिए, संपूर्ण हमारा राज्य बलि चला जाए, लेकिन हम उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको गुलाम बना के हमारे अस्तित्व और अस्मिता दोनों को ये विदेशी आक्रांता है वो खत्म कर देगा। तो वो राजा और वहाँ की जनता उससे लड़ी और बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग मारे गए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। जब इस्लामिक आक्रमण हुए, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ सोमनाथ पर, जब सोमनाथ को लूटा था, कई राजा थे, कई ऐसे लोग थे जिनको उसका मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन एक बेगड़ा भील के नेतृत्व में एक छोटी सी टुकड़ी ने मोहम्मद गजनवी जैसे दुर्दांत आक्रांता के विरुद्ध खड़ा होकर के और मरते दम तक उन्होंने मुकाबला किया भगवान के लिए और इस देश के लिए। एक प्रस्तुत उदाहरण था। फिर इस देश की संस्कृति को हम वेदों से लगाकर त्रेता युग और द्वापर में देखें तो आप सभी ये देखेंगे कि चाहे वो राक्षस हो, राक्षस कौन था, क्या था, लोग उसको भी जातिवाद में सम्मिलित कर लेते हैं। भगवान राम के समय किसी ने कह दिया, एक व्यक्ति को मार दिया था, उस तरह समाज को अलग करने की कोशिश की। लेकिन भगवान राम की संपूर्ण लंका विजय में सब कुछ जनजाति समाज ही था। यहाँ तक कि गर्भवती माता सीता को भी जब जंगल में छोड़ने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था, तो लक्ष्मण ने कहा कि ये भगवान, ऐसी हालत में गर्भवती माँ सीता को कहाँ छोड़ूंगा, और कौन ऐसा ऋषि है या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शक्ति भी है और उसको इतना ब्रह्म ज्ञान हो कि जो स्वयं प्रभु श्री राम के बच्चों का संरक्षण कर सके।
तो लक्ष्मण को भगवान राम ने बताया था कि इस भूतल पर इस समय एक ही भील समाज का महर्षि वाल्मीकि है, वो आपके बच्चों को शस्त्र विद्या से लेकर और सारी आध्यात्मिक उच्चतम शिक्षा देने में वो सक्षम हैं, और उनको वहाँ रखा। भगवान राम जब माँ शबरी के पास जाते हैं तो उन्होंने भी अपने भक्ति से भगवान को आकर्षित भी किया, और भगवान ने उन पर जो बीत रही थी उन सारे सामाजिक बुराइयों को मिटाने का कार्य किया, और एक सामाजिक समानता को उस समय भी कायम करने का प्रयास किया था कि ऊंच नीच की भावना ऐसी समाज में नहीं होनी चाहिए। और माँ शबरी से केवल ये नहीं कि हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं, माँ शबरी से उन्होंने लंका जीतने की सामरिक रणनीति को समझा भगवान राम ने। आप समझ रहे होंगे कि एक भील कन्या है जिसे भगवान राम ने जैसे कोई आशीर्वाद दे दिया, ऐसी बात नहीं थी। वो उसकी शक्ति को जानते थे कि लंका जितना इतना आसान नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान थे, सर्व ज्ञान भी उनके पास था, लेकिन कौन कौन योद्धा और कौन कौन तपस्वी इस समय इस अरण्य में रहते हैं, वो माँ शबरी से जाना। किष्किंधा पर्वत पर जाइए आप, और वहाँ बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं। बाली वहाँ का राजा है, और सुग्रीव के घर एक नौकर है, सेवक के रूप में काम कर रहा है। उसको उसकी शक्ति का आभास नहीं, और वो आपकी लंका विजय कर सकता है और समुद्र को लांघ सकता है। वो भगवान शिव का अवतार भी है। और फिर लोगों ने कथानक महाकाव्य में ऐसा जोड़ दिया कि उन्होंने पूंछ से लंका जलाई। मेरे गुरुदेव ने उनकी आत्मा के अंत संचरण किया और पूछा, हनुमान जी क्या आपने लंका को पूंछ से जलाई? हनुमान जी की आत्मा ने कहा कि नहीं, ये झूठ है, लोगों ने मनोरंजन के लिए ये लिख दिया है और आनंद उठा रहे लोग, मनोरंजन कर रहे हैं। मैंने अपनी योगिक शक्ति से हिंद महासागर की गैस को खींचकर लंका जलाई थी। पूंछ से कोई लंका जला सकता है? तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस सत्य को हमको ग्राह्य करना था वो हमने नहीं किया, और जिस असत्य को, चाहे वो अंग्रेज आए या चाहे हमारी किसी न किसी संकीर्णता की वजह से समाज में ये दूरी उत्पन्न हो गई। अंग्रेज़ों ने अपना कार्य पूरा किया, हम मानते हैं वो हमारे दुश्मन थे, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के प्रबुद्ध जनों की जिम्मेदारी क्या थी? आज़ादी के बाद में सनातन धर्म पर हमारी एक विद्वानों की बहुत बड़ी परिषद ने पुस्तक लिखी थी जो बनारस विश्वविद्यालय में थी। उसकी सारी प्रतियां बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा खाली कर दिया गया कि सनातन धर्म में सर्व समाज, चाहे वो अरण्य में रहता हो चाहे नगर में रहता हो, उस सब का समन्वय और उसकी समानता। और यहाँ तक कि ऋग्वेद में कहा गया है कि पांचवा जन है वो निषाद जन है, और इन पांचों जन में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं। प्राचीन काल में हमारे जितने ऋषि थे, कोई भी उनके आश्रम में जाता था, उनका शिष्य बनने के बाद उनके गोत्र को अपने नाम के साथ लगा सकता था। वो उच्च कोटि का समाज था, या फिर आज का प्रबुद्ध वर्ग उच्च कोटि का विद्वान है। हम इतनी भूलें कर आए कि उनके कुटिल षड्यंत्र को जनजाति समाज को क्यों
अलग किया, उसका सबसे पीछे कारण ये था, जैसा मेरे ज्ञान संज्ञान में आया है, मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं विधिवत अध्ययन का कोई भी कहीं पर भी शोधार्थी नहीं रहा हूँ। भारत के सामरिक महत्व के जितने भी स्थान हैं, आप अरब सागर के किनारे का पूरा वेस्ट कोस्ट देख लीजिए, ईस्ट कोस्ट पूरा देख लीजिए, और भारत के मध्य में अरावली और सतपुरा की पहाड़ियाँ देख लीजिए। यहाँ पर जितने राजा महाराजा थे, उनकी सेना में सबसे डेवोटेड और शक्तिशाली मार्शल कौम थी, वो जनजाति समाज था। और 1857 के विद्रोह, जिसको अंग्रेज विद्रोह कहते हैं, हम गर्व से कहें तो वो आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम का पहला दिन था। तब से अंग्रेजों का सबसे दुर्दांत संघर्ष हुआ, वो जनजाति समाज से हुआ। क्या आज का मीडिया था वहाँ पे? आज के परिवहन के संसाधन थे वहाँ पे? लेकिन जनजाति समाज की ये समझदारी कि ये लोग इस देश के दुश्मन हैं, धर्मांतरण के माध्यम से या प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से। चूँकि आप सबकी जानकारी में होगा, मैं उस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस भारत की 35% क्षेत्रफल पर जनजाति समाज बैठा हुआ है। और इस देश के खनिज संपदा, वन संपदा और जल संपदा उनके निवास के आसपास है। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि इनको मार्शल कौम है, ये मरने से डरती नहीं, तो इनको यहाँ के शासकों से भी अलग कर दिया जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि ये बिल्कुल ही अलग हो जाएं। तो सबसे पहला बुद्धिमान तो थे ही अंग्रेज। हम अंग्रेजों के काले अंग्रेज इस हिंदुस्तान में अभी ऐसा महसूस होता है कि जो आज इस गैप को बढ़ाते गए, हम जातीयता के गैप को बढ़ाते गए और विज्ञान के बहुत बड़े हम शोधार्थी होते गए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, मैं आप सभी के ऊपर इसको लागू करने का कतई नहीं मेरा व्यक्तिगत विचार है कि विज्ञान जब आगे बढ़ता है, ग्लोबलाइजेशन का कोई काम होता है तो विश्व एक होता जाता है। और हमारे देश में खुलेआम ये कहा जा रहा है कि देश के में रहकर, देश के विश्वविद्यालय में पढ़कर देश के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। ये विश्व के किसी मुल्क में सहनीय नहीं होते। और हम लोकतंत्र के इतने पहरेदार कि हम सब कुछ सहन कर रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा मेला या ऐसा प्रयोगशाला आपने क्यों बनाया कि विदेशी तत्व आपके यह पोषित हों, आपकी संपत्ति को खाएं और आपके राष्ट्र का खून पिएं और आपके राष्ट्र को तोड़ने की हिमाकत करते हैं? तो जनजाति समाज के खिलाफ वन अधिनियम पास किया उन्होंने कि जिस वन के मालिक या राजा स्वयं जनजाति समाज था और उसको अपने ही घर में अतिक्रमी घोषित कर दिया, अपराधित घोषित कर दिया। 1894 से लगाकर निरंतर वन अधिनियम में संशोधन करते हुए पूरे देश के जनजाति समाज को उनके घर में अधिकारियों ने जाकर उन पे जुल्म किए, उनको जेल में डाला। और कहाँ तक? भारत आज़ाद हुआ 1947 में और 2006 में विभिन्न संगठनों की आवाज़ के बाद में इस देश का ब्रेन, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहा है, उसके दिमाग में आया कि इनके घर बैठे हुए इनको अपराधी घोषित कर दिया। और हम 114 वर्ष तक अंग्रेजों से लेकर वहाँ कितनी पीढ़ियाँ अपने जुल्म सहती रही।
आज़ादी के बाद भी हम 1871 में जनजातियों को ये और आंदोलन करेंगे, हमारे खिलाफ और विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया। 1950 में जाकर आज़ाद भारत की सरकार ने उस कानून को रद्द किया। ऐसे समय में हमारे राष्ट्रभक्त और सनातन धर्म के संरक्षक, इनकी आवाज़ें क्यों शांत पड़ी थी? जब मैं एसडीएम था डूंगरपुर में, एक जर्मनी से कोई डेलीगेट आए थे, तो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा कि एसडीएम डूंगरपुर से मिलना, कि साहब मुझे भील देखने हैं। तो मेरे तो ये जाति भेद और ये कभी मेरे इलाके में इतना विषम था भी नहीं, और मैंने कभी सुना नहीं, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं हो। भील कैसे होते मैंने पढ़ा नहीं। उन्होंने मुझे मेरे सामने एक पुस्तक दी कि भील ऐसे होते हैं, यूं होते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं। मैंने उसको नहीं कहा मैं भील हूँ। मैं उनको गाँवों में ले गया, मैंने कहा साहब ये भील हैं, ये भील हैं क्या? ये तो यहाँ के स्वर्णों से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, इनके नाक नक्श उनसे सुंदर हैं, और ये तो ब्राह्मणों से भी गोरे हैं, ये भील हैं क्या? मैंने कहा आपको कोई शक है क्या? यस आई डाउट। मैंने कहा माई सेल्फ भील। यू आर भील? किस तरह से लोग लिख गए और हम आंखें बंद करके पढ़ते गए। मुझे एक उदाहरण याद आता है। हमारे राजस्थान में एक कलेक्टर थे, आईएएस थे, उत्तर प्रदेश के। वहाँ के जागीरदार थे उनके पिताजी। उन्होंने अपनी जो खातेदारी की ज़मीन थी उसके चारों तरफ नपती करवा के और बाउंड्री बनवा दी थी। उस बाउंड्री बनने के बाद में ठाकुर साहब का एक नियम था, दीपावली पे या होली पर जब भी कोई त्यौहार आता तो वहाँ का जो चौधरी चरण सिंह जी उस पर नाराज़ हो गए थे, उस पद पे, उस पद का नाम ही लेखापाल कर दिया। हमारे दूसरे स्टेट में पटवारी कहते हैं। एक वर्ष ठाकुर साहब बोल गए कि पटवारी को बुलाकर कुछ देने का काम। तो पटवारी ने देखा, अच्छा ठाकुर साहब मेरे को भूल गए। उन्होंने क्या किया कि जब फसल होती है उससे पहले नपती करा के उनका अतिक्रमण निकाल दिया। जिन ठाकुर साहब का बेटा आईएएस हो और जिन ठाकुर साहब ने इतने बुद्धिमत्ता से नपती करवा के ज़मीन की बाउंड्री बनवाई, उस भूमि पर अतिक्रमण कैसे हो सकता है? राजस्थान में फ़ोन मिला है, भाई आइए, अपने अतिक्रमण कर दिया इस पटवारी ने, इसको ये कर दें वो कर दें। तो कलेक्टर साहब ने कहा नहीं, पटवारी से नहीं नपवाना, तहसीलदार से नपवाओ। तहसीलदार जी गए, नपती की तो फिर भी अतिक्रमण ही निकला। नहीं, किसी बड़े अधिकारी को, एसडीएम को भेजो। तो एसडीएम चला गया, उसने भी देखा कि अतिक्रमण तो है साहब। फिर वो आईएएस थे राजस्थान से आए और पटवारी को बुलाया, एक तरफ बैठाया। देखो पटवारी जी, आप सच बोलो, बात क्या है? उसने कहा, हुक्म, मेरा कोई नुकसान तो नहीं करोगे? कि बिल्कुल नहीं, मैं तेरा सम्मान करूंगा। क्योंकि हमको पढ़ाया ये गया था कि ऊपर करतार से भगवान से बचना और रेवेन्यू ऑफिसर हो तो नीचे पटवार से बच। इसलिए मैं तुम्हारा नुकसान तो नहीं करूंगा, तेरा सम्मान करूंगा। इतने अधिकारी नापने के बाद में अतिक्रमण निकल रहा है ना, हो ही नहीं सकता है अतिक्रमण ये। उसने कहा पटवारी ने कि सर आप सही कह रहे हैं, अतिक्रमण तो नहीं था, लेकिन मैंने इस भूमि को नापने की जो जंजीर थी उसकी 2 कड़ियाँ निकाल ली थी। क्योंकि हमारे देश में तो क्या है कि बड़े लोग होते हैं, वो पहले की पगडंडी पे ही चलते हैं, थोड़ा दिमाग कम लगाते हैं।
इसलिए कई बार नदियों में डूबना, बाढ़ और आपदाओं का संकटों का सामना नहीं करना, हम अंग्रेजों के मस्तिष्क को नहीं लिया, हमने अंग्रेजों की नकल की और अपने को ऐसा पराश्रयी बना दिया कि हम हमारे देश को, ये चुनौतियां जब हमारे सामने आती हैं तब हिंदू समाज ये सोचता है कि हमारा सनातन कहाँ विघटन हो रहा है। आज हम जिस बिंदु पे पहुंचे हैं, ये हिंदुस्तान के प्रबुद्ध जनों को 1947 से ही शुरू करना था। जनजाति समाज आज भी देशभक्त है, सिकंदर के समय 2000 वर्ष पहले देशभक्त था। इस देश की संपूर्ण बाउंड्री पे, लद्दाख से लेकर ईस्ट में आप अरुणाचल चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, एक भी ऐसा राज्य नहीं है, भूमि नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां नहीं खाई हो। और इस देश के प्रबुद्ध वर्ग, सभ्य वर्ग से पहले गोलियां खाने वाला समाज ये है। इतिहास के किसी पन्नों पर हम नहीं ला सके, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी खाई पैदा कर दी थी कि हमारे अरण्य में हमारा जो जीवन का चौथा पक्ष था सन्यास, वो जनजाति समाज के बीच में ही लोग जाकर रहते थे। वहाँ सन्यास महर्षि भी वहाँ रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनका निषेध कर दिया और मिशनरियों को लाकर जनजाति समाज में धर्मांतरण के लिए छोड़ा। अब मैं एक छोटा सा दृष्टांत, एक दिन मैं गलती से, टाइम मेरे को मिलता नहीं है, मैं महाभारत का धारावाहिक सुन रहा था तो एक दृष्टांत सुना था। आप कहोगे कि ये दिमाग में हमारे क्यों नहीं आया। जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है और दुर्दांत, भ्रष्ट और कुशासन करने वाले बड़े बड़े राजाओं को भगवान कृष्ण हरा देते हैं तो इंद्र कुपित हो जाता है देवलोक में, और इंद्र ने मथुरा पे बहुत जबरदस्त बारिश कर दी, लोग हाहाकार मच गई। तो फिर कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी, कौन सी अंगुली कहलाती है हिंदी में आता है आपको, कनिष्का, वेरी ग्रेट, तो उठा लिया और मेरे जैसे कुछ लोग थे आज़ादी के आंदोलन के, वो तो वृक्ष उसके ऊपर चढ़ गए, सब बच गए। कृष्ण के कुछ सखा थे, वो उसके साथ डंडी लगाकर खड़े थे, उनको विश्वास था कि ये कृष्ण हमको बचा लेगा। कृष्ण ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक उदासीन गाय, गौ माता जिसको हम कहते हैं, वो उनके पीछे खड़ी थी। तो कृष्ण ने कहा कि हे गौ माता, आज मैं आपको उदास क्यों देख रहा हूं। तो गौ माता ने कहा, हे कृष्ण, तुमने इंसानों की सुरक्षा का तो सारा काम कर लिया, लेकिन तुम मुझे माता कहते हो। तुम्हारी माँ 2 वर्ष तक दूध पिलाती है और मैं तुम्हारे मृत्यु के अंतिम क्षण तक तुमको दूध देती हूँ, लेकिन आपने पहले मेरा नहीं सोचा, माँ जरूर कहते हो। तब कृष्ण ने आश्वासन दिया था, हे माँ, इस भारत भूमि पर वर्ष में एक बार तुझे रिझाएंगे, तेरे को खुश करने के लिए तेरा श्रृंगार किया जाएगा, और जो मोर पंख मुझे मेरे मुकुट में सबसे ज़्यादा पसंद है वो उससे भी तुझे सुशोभित किया जाएगा। आज आप गुजरात से लेकर पूर्वांचल तक जनजाति समाज में दीपावली के दूसरे दिन गौ माता का श्रृंगार करना, उसकी पूजा करना, संपूर्ण जनजाति समाज आज भी करता है। भगवान कृष्ण पैदा हुए और कितने वर्ष हुए होंगे, आजकल शास्त्रों में कई तरह की गणना आती है, क्योंकि एग्जैक्ट मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए हाँ में हाँ मिलाता हूँ, लेकिन 6000 वर्ष से ज़्यादा ही हुए होंगे। डॉक्टर साहब आपको तो, हाँ, ओ वन, करेक्ट।
तो हमारी गणना के अनुसार उसको 5125 युगाब्द। तो इतने वर्ष से जो सनातन संस्कृति का पालन कर रहा है उस समाज पे शंका आशंका क्यों ने हम उन षड्यंत्रकारी तत्व को जो सनातन धर्म को तोड़ना चाहते उनसे कठोरता से पेश क्यों नहीं आता है समाज। आज धर्मांतरण के लिए कल्याण आश्रम ने हमारे कई प्रचारकों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। समाज ने अपने उन बेटों को खो दिया, सपूतों को, पूर्वांचल में जहां बिना किसी दोष के उनकी हत्या कर दी गई थी। 1962 से लगाकर अब 9 अगस्त की बात आती है। यूरोपियंस ने ये 9 अगस्त क्यों घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व आदिवासी दिवस, इसके पीछे क्या कारण थे जो हमारे संज्ञान में आए हैं कि भारत की जनजाति समाज और विश्व की जनजाति समाज में एक स्पष्ट रेखा है जिसके लिए ये 9 अगस्त घोषित हुआ है। अमेरिका संपूर्ण रूप से जनजातीय महाद्वीप था, अफ्रीका संपूर्ण रूप से जनजातीय महाद्वीप था, ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण रूप से जनजातीय महाद्वीप था। जब यूरोपियंस प्राकृतिक संसाधनों के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को शासन करने की जो उनकी विश्व विजेता बनने के जो सपने थे उनको लेकर इन महाद्वीपों में गए, वहाँ के मूल निवासी जनजाति समाज के लोगों को कहा या तो ईसाई बन जाओ या फिर मारे जाओगे और अपने मूल स्थान से आपको भगा दिया जाएगा। ऐसा इन महाद्वीपों में हुआ। जो ईसाई बने उनको छोड़ दिया और बाकी को मार डाला या अपने क्षेत्र से, उस क्षेत्र से भगा दिया जहां इनको संसाधन का लूटना था। और पूरे विश्व में जब आवाजें उठी तब इन्होंने अपने काले करतूतों को छिपाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित कराया। ऐसी परिस्थिति भारत में नहीं है। भारत का जनजाति समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, इसीलिए संविधान में इसको आरक्षण दिया। यदि हिंदू समाज का अंग नहीं होता तो वो अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता था उसी दिन। आपको आश्चर्य होगा कि भारत के प्रबुद्ध वर्ग क्या सोचता है, लेकिन मैं उन ईसाई जनगणना आयुक्तों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 1921 से लेकर 3 दशकों तक आदिवासी शब्द जोड़ने के लिए एक दबाव डाला था ईसाइयों ने, ताकि शेष समाज से ये बिल्कुल अलग हो जाए। और आज जो एक अलग राष्ट्र मूल निवासी वर्सेस जो अवधारणा चल रही है उसके पीछे ये रीजन था। जब आदिवासी शब्द जोड़ने के लिए, एक धर्म कोड देने के लिए ईसाइयों ने पूरे देश के आदिवासियों को उकसाया था, तो अंग्रेज जनगणना आयुक्त 3 ने लगातार ये टर्न डाउन कर दिया कि इन जनजाति समाज को सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसकी वजह से इनको हिंदू धर्म से अलग किया जाए। कौन कह रहे अंग्रेज जनगणना अधिकारी? वो थे ईसाई, क्योंकि वो उनकी इतनी ईमानदारी थी, जिस पद पर बैठे थे उसका उन्होंने नमक हरामी नहीं की।
लेकिन हमारे लोगों में यहाँ पर कई सारी भ्रांतियाँ हैं। जनजाति समाज को अभी उकसाने के लिए कई ऐसे तत्व काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये प्रस्ताव पास हुआ था विश्व आदिवासी दिवस का, तो भारत के तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधि थे अजय मल्होत्रा, और तब ये विषय सामने आया था तो मेरे पूर्व वनवासी कल्याण परिषद के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष पूज्य बाला साहब देशपांडे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सामने ये बात प्रस्तुत की, अगर आपने गलती की, बिना सोचे समझे वहाँ हस्ताक्षर किया तो भारत के फिर से टुकड़े हो जाएंगे। तब प्रधानमंत्री जी के समझ में आई और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव पास हो रहा था, उसमें लिखा कि दुनिया के मूल निवासियों को उनके देश से निकाला है, लेकिन भारत में मूल निवासियों को अपने वतन से नहीं निकाला है। इसलिए भारत में रहने वाला सर्व समाज भारत का मूल निवासी है, लेकिन दुनिया के अन्य मुल्कों के लोगों के साथ में जो जुल्म हुआ है उनके समर्थन में हम इस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन आगे मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भारत में इतने इतने बड़े प्रशासक और बड़े नीति निर्माता हैं। हमारे यहाँ पर बिना सोचे समझे क्या इस देश के हाल होंगे, ये देश के टुकड़े होंगे, या इतना जहर फैलेगा कि देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सीधा सा आदेश निकल जाए, जैसा एक संयुक्त राष्ट्र के निर्देश से आप विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियंस ने अमेरिका में पहला केमिकल्स का प्रयोग किया था वहाँ की जनजातियों को मारने का, और 3 विधिवत युद्ध चलाए थे। पहला केमिकल वार किया था, उनको कंबल में अनाज में मिला के तड़प तड़प का वहाँ की जनजाति मारी गई थी। दूसरा युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1610 में, जहाँ एक साथ 75 से अधिक, वो तो आंकड़े हमको मिल गए, लेकिन उस समय कौन गिनती करता था। 9 अगस्त 1610 को अमेरिका में 75 व्यक्तियों का नरसंहार किया था। जिस दिन हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, अमेरिका में काला दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने अपने पाप छिपाने के लिए 12 अक्टूबर 1492 को जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर पांव दिया था, उस समय उस तारीख को उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस घोषित करने का प्रयास किया था, लेकिन पुरजोर उसका विरोध हुआ था तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने यूएनओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक यूएनओ वर्किंग ग्रुप को तय किया, उसकी तारीख इन्होंने, वो तो उनकी साजिश थी, 9 अगस्त पे ही उनकी मीटिंग पहले रखी और उसके आधार पर आपने विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर दिया। लेकिन भारत की शासन को और भारत के प्रबुद्ध वर्ग को इस चीज़ को लागू करने से पहले संसद में इसकी बहस होनी चाहिए थी, जैसा मेरा साधारण कॉमन सेंस कहता है। जब भारत का प्रतिनिधि यूएनओ में लिखता है कि भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी हैं, जैसे कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका में गया था, कोई ऐसी डेट नहीं है कौन लोग कहाँ से आए, यहाँ रहने वाले सारे। और डीएनए टेस्ट आपका कह रहा है कि 60,000 वर्ष पीछे तक हमारे देश का डीएनए बाहर से नहीं आया, तो हम उस एंथ्रोपोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं जिसने हमारी खोपड़ियाँ हमारे नाक नक्श के आधार पर इतना वर्गीकरण कर दिया। और पूरे देश का आज 60-70 साल का विद्यार्थी जो समाज शास्त्र पढ़ता है, मानव शास्त्र पढ़ता है, उसके मस्तिष्क में, उसके जीन्स में 3-3 पीढ़ियाँ देख रही है कि इसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट सही लिखा है। मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा, उस किताब को मैंने फेंक दिया, खाली कुछ लाइनें पढ़ के मैंने उसको फेंक दिया कि इट इज द अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
जब त्रेता में नहीं, ऋग्वेदों में कहीं भेद नहीं, महाभारत के जितने भी पात्र हैं रुक्मणी से लेकर जनजाति की थी, हिडिंबा जनजाति थी। आज घटोत्कच के पुत्र को आप पूछते हैं कौन से, जानते हो आप? हाँ, खाटू श्याम जी। अब आप कहाँ से डिमार्केशन कर दो? आप जानते हो जिस विक्रम संवत को हम चलाते हैं इससे 14 विक्रमादित्य हुए थे, और सारे पहले के विक्रमादित्य जनजाति समाज से थे, और अंतिम जो विक्रमादित्य राजा था जिसने ये संवत चलाया, उसका मुख्य पुरोहित कौन था? एक जनजाति के व्यक्ति ने ब्राह्मण कन्या से शादी की थी, उसके पुत्र था वो विक्रमादित्य का सबसे मुख्य पुरोहित था। ऋग्वेद से लगाकर पुराणों में जहां भी आपने देखा है अनुलोम प्रतिलोम विवाह हुए हैं, कहीं कट्टरता नहीं थी। हम आगे बढ़ रहे हैं, अब तो जातीयता की इतनी कट्टरता साहब। अभी तो खैर, पहले जाति में जाति शादी नहीं होती थी, अभी तो कांग्रेस और बीजेपी में भी शादी नहीं होती। बहुत उन्नति कर ली हमने। तो ये बिल्कुल भारत का क्लियर स्टैंड है इन यूएनओ कि हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत गणराज्य में रहने वाले समस्त लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। अब किसी को शंका हो ना तो लेबोरेटरी में टेस्ट करा ले। किसी को ये शंका है कि हम भारत के मूल निवासी नहीं हैं तो उनको लेबोरेटरी में टेस्ट करा लेना चाहिए। इसी तरह से विश्व आदिवासी जनगणना के अंदर आदिवासी कोड लिखवाओ। क्यों भाई, तुम हिंदू धर्म को तो मानते नहीं हो, तो फिर आदिवासी धर्म क्या है? कौन सी आपकी संहिता है जिसके आधार पर वो लगाओ? अंग्रेजों ने आदिवासियों का इतनी शक्ल बिगाड़ी कि उसकी हालत ही खराब हो गई। पहले तो कहा ट्राइबल्स, एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, आदिवासी, मतलब वो बहुत माइंडेड थे कि इस तरह से समाज को डिवाइड करें। लेकिन हमारी मूर्खता ये है कि वी एक्सेप्टेड दिस थिंग, स्टिल फॉलो। मैं आप सबकी नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। इट्स माय जस्ट बिल्कुल क्वाइट माय इंडिपेंडेंट ओपिनियन। अरे दुनिया के साधारण आदमी को पूछ लो कि तुम्हारा सबका रक्त कैसा है। तो हम यहाँ बैठे हुए प्रबुद्ध जनों से मेरा इतना ही निवेदन है, यदि आपकी वैज्ञानिक बुद्धि है, आप इस देश के हित में सोचते हैं या मानवता के हित में सोचते हैं, तो इन बिंदुओं पे हमको बड़ा गंभीरता से आगे बढ़ना पड़ेगा। इन लोगों ने चाहा कि इस धर्म और संस्कृति को, जैसा डॉक्टर वार्ष्णेय साहब ने बताया था कि वो अभी क्या है, हमने एक जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से संविधान की अनुच्छेद 342 में वो प्रावधान जोड़ा जाए जो अनुसूचित जाति के लिए 341 में जोड़ा गया है कि जो व्यक्ति हिंदू, बौद्ध धर्म को छोड़कर जाएगा उसको अनुसूचित जाति के आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। वो प्रावधान जनजाति के लिए इसलिए नहीं लगा कि मैं एक्यूरेट किसी पे आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन उस समय जयपाल सिंह मुंडा जी ने, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस शब्द को उसमें जोड़ने के लिए कहा था। तो बाबा साहब अंबेडकर इतने बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो उन्होंने उस समय एक सिद्धांत, तो वो कार्य बाहर से आए, उसको रिफ्यूट कर दिया था। उन्होंने कहा मैंने वेदों से लगाकर ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ी, इसमें कहीं भी आर्यों के बाहर से आने का वर्णन नहीं। दूसरा, आदिवासी शब्द की परिभाषा इस देश के संदर्भ में कहीं पर स्पष्ट डिमार्केट नहीं की जा सकती है कि ये आदिवासी है और ये विदेशी है या बाहर का है।
लेकिन जनजाति शब्द चूंकि ऋग्वेदिक काल से चलता आ रहा है और उस शब्द को आदिवासी का अंग्रेजों ने एक असभ्य व्यक्ति के रूप में उसका उपयोग किया था। और जनजाति शब्द एक संस्कृत शब्द है जो वेदों में जिसका वर्णन हुआ है, और वेदों में इस देश के सारे जब वेद लिखे गए, आप सबको पता है, बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि ये सरस्वती नदी जो हिमाचल से या उत्तराखंड से कहीं से निकलती थी, हमारे राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे से गई थी। ये सारे वैदिक मंत्रों की ऋचाओं का यहाँ रचना हुई। और अगर ये विदेशों से आते तो हमारे वेद पुराण और ये गीता वगैरह कहीं और मिलते। कल्याण आश्रम के विदेश विभाग के एक बहुत बड़े विद्वान है जो पूरे विश्व का अध्ययन कर रहे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज का विशेष करके, मेजर एस.एन. माथुर जयपुर में रहते हैं। उन्होंने देखा संपूर्ण यूरोप के पूर्वज, उनका पीछे का इतिहास ढूंढते हैं तो वो यहाँ से निकलकर ये संस्कृति यूरोप में गई है। पुराने मंदिर मिल रहे हैं, पुरानी पूजा पद्धतियाँ मिल रही हैं, कई शब्दों के श्लोक उनसे मिल रहे हैं। तो हम यहाँ जो बैठे हैं वो क्लियर कट इस बात को समझ जाएं, यहाँ कोई विदेशी नहीं आया है, ना कोई यहाँ से आपस में ऐसी कोई तारीख है हमारे पास में। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, इनके बीच में डिवीजन करने का उनकी नीति थी, लेकिन हमें ये समझना था कि उसकी एकात्मता को वापस। आप एक चीज़ मैं समझता हूँ कि आज हमारा सभ्य समाज, दिल्ली इज दी, पूरे देश का एक ऐसा मस्तिष्क है जो पूरे देश का नेतृत्व करता है। उनके सुख सुविधाओं का, उनकी नीतियों का निर्धारण यहाँ बैठकर किया जाता है। अगर सनातन धर्म को कहीं देखना है तो केवल हजारों साल से जनजाति समाज ही उसका संवाहक रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो मूल संस्कृति आपकी अरण्य संस्कृति है, और वो उनके पास ही काबिज है, और अच्छी तरह से वो ईमानदारी से उसकी पूजा कर रहे हैं। बाकी तो हम बर्थडे और एनिवर्सरी और कई मनाने लग गए। तो अब ये विषय हमारे सामने आते हैं। आप अगर बैक में जाते हो तो पूरी आपकी संस्कृति वहीं से निकलती है, सनातन संस्कृति। तो ये सारे जो लोग इस तरह के नरेशन लाके और इस समाज को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, आदिवासी कोड लाओ। अब आप जानते हो, यदि आप हिंदू नहीं, और अगर आपने जनगणना के प्रपत्र में लिख दिया ORP का दूसरा कॉलम, तो संसद में संशोधन के अलावा बन ही नहीं सकता है। उस प्रपत्र को अगर बदलना है तो संसद को अपना संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आप कहते हो कि साहब मैं हिंदू नहीं, हिंदू के कॉलम से जनजाति समाज निकल जाता है, तो मिशनरी तैयार है बेटे, आप हिंदू तो हो ही नहीं, कुछ तो हो, आइए हमारे यहाँ स्वागत है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किस तरह जनजाति समाज को इस समाज में अलग करने का वो चलते। अच्छा चलो, आदिवासी धर्म कोड की बात होती है, फिर सरना कहाँ से आएगा? फिर कितने कॉलम बनाओगे उसके? भारत में 705 जनजाति हैं, अगर सब यही डिमांड करने लग जाए तो हम कितने कॉलम उस जनगणना में बढ़ाएंगे? सब कहेगा। अच्छा, मैं तो आश्चर्य कर गया जब अरुणाचल में गया, डॉक्टर साहब, कि आपने ही बताया था, अभी मुझे याद आ गया, 1986 में जर्मनी के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश का 4-5 जनजाति समाज का समूह जर्मनी जाता है, और डोनी पोलो नाम के एक सनातन धर्म में मतलब सनातन धर्म का अंग के रूप में उन्होंने उस विश्व धर्म सम्मेलन से मान्यता प्राप्त की। और आज 1000 से अधिक सूर्य की पूजा होती है। उस डोनीपोलो का मतलब उनकी भाषा में है, उसका मतलब है सूर्य की पूजा। उन्होंने सनातन धर्म के अंग के रूप में विश्व धर्म सम्मेलन से मान्यता प्राप्त की है।
तो हम हमारे देश के धर्माचार्यों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए या हम उनको सिखा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति है। जनजाति समाज भारत की एकता और अखंडता से 2000 वर्ष पूर्व से सिकंदर के प्रथम आक्रमण से लेकर आज दिन तक लाखों की संख्या में इस देश के लिए शहादत दी है, और वो आज भी कटिबद्ध हैं। आप जाइए अरुणाचल में, जो म्यांमार, चाइना और सिक्किम में जाइए, बॉर्डर पे बैठे हैं। मुझे सिक्किम में कहा गया, साहब पाकिस्तान के नारे लगते हैं, आप लोग दिल्ली में बैठकर कोई आदेश नहीं दे सकते हो। सिक्किम का जनजाति समाज हमें ये कहता है, कंचनजंगा की सीमा पर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आकर नारे लगा के जाते हैं, आप लोग क्या करते हो? दिल्ली वाले कोई आदेश दे दो हमको। अरुणाचल प्रदेश के लोग तिरंगा लेकर चाइना की सीमा पर 200-200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ट्राइबल्स चाइना को झंडे दिखाते हैं कि हम चाइना सावधान, हमारे देश में आपको किसी तरह का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्या वो ट्राइबल भारत की एकता और अखंडता के लिए सचेत है कि नहीं? तो हमको सनातन धर्म को या इस देश की संस्कृति को, जो मौलिक संस्कृति है बिफोर दी क्रिश्चियन और मुस्लिम संस्कृति के यहाँ आने से पहले की, वो संपूर्ण संस्कृति उसका अभिन्न हिस्सा ही नहीं, उसका हजारों साल से संवाहक है, वो जनजाति समाज है। और हमें उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे घरों में कितने बच्चे इस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। मैं जब हिमाचल से आ रहा था तो लुधियाना में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने उनके घर पे मुझे ठहराया था। तो रात को चर्चा करते उन्होंने एक बात कही मेरे को कि आप भी जनजाति से हो? मैंने कहा हाँ साहब, मैं भी जनजाति से हूँ। मेरे 2-3 बच्चे और बच्ची हैं, वो 30-35 से ऊपर के हैं और उनके भी बच्चे हैं। मैंने कहा सब 30-35 से ऊपर हैं तो बच्चे थोड़े ही हैं। नहीं, आप उल्टी बात कर रहे हो। मैंने कहा क्या आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कभी हमारे पोतों ने और बेटों और बेटियों ने मेरे पाँव नहीं छुए। तो मैंने कहा साहब आप पढ़े लिखे हो, इतने बड़े आलीशान मकान में रहते हो और भारत के हो और हिंदू हो, कहने को। उन्होंने कहा नहीं खराड़ी साहब, ऐसी बात हुई कि हम पूर्वांचल का एक बच्चे को हमारे घर में लाए थे। 3 दिन वो बच्चा हमारे घर में रहा तो सुबह और शाम पति पत्नी हम दोनों के पाँव छूता था। तो शर्म के मारे मेरे बेटे, बहुए और मेरे पोतों ने अब लगातार मेरे पाँव छूना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे प्रमोद जी ने आपको वनवासी क्षेत्र में वन यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। बड़े हेडिंग में जनजाति समाज को दिल्ली में बैठकर या जर्मनी में बैठकर पुस्तकें नहीं लिखनी चाहिए, वहाँ जाकर उनको समझने के साथ ही उनकी मौलिकता को जानना, उनकी भावनाएं क्या है। वो पक्षी से लेकर, अभी मैं संताल इलाके में गया था तो एक घरों के छज्जों के वहाँ मटके को मिट्टी के उनको इस तरह से टांग रखा था। तो मैंने प्रश्न किया भाई ये क्या है? ये कबूतर के लिए है कि कबूतर को रहने का स्थान चाहिए, या सुरक्षित रहता है, दूसरे जानवर खा भी नहीं सकते हैं, बिल्ली वगैरह। मैंने कहा हमारे राजस्थान में भी हम वार त्योहार पे याद करते हैं, परंडे बांधते हैं उन पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, लेकिन तुम तो हमसे भी बहुत आगे निकले। आपकी संस्कृति अभी भी समृद्ध संस्कृति, समृद्ध सनातन धर्म अगर कहीं जिंदा है तो वो वनवासी इलाके में जनजाति समाज के बीच में है। हमें जाकर उनके फटे वस्त्रों को नहीं देखना है, उनके जीवन में आने वाले समस्त आस्थाओं को, उनकी परंपराओं को, उनके व्रत संकल्प को समझना है। दुर्भाग्य है कि वो आधुनिक शिक्षा से वंचित हो गए।
उसके लिए वी आर रेस्पॉन्सिबल। हम चाहे दिल्ली में बैठे हैं, समाज के सभ्य लोग हैं, हम सभी केवल शहर वाले ही जिम्मेदार हैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, जनजाति समाज को भी, लेकिन उनको तो 114 साल तक अपराधी रखा। तो लोग कहते हैं, इसकी विशेषता लिखते हैं बड़े विद्वान कि जनजाति समाज की एक विशेषता है शाहीनेस। अरे शाहीनेस तो आएगी नहीं, रोज तुम जाते उनको घरों से निकाल के पीटते थे, उनके बैल बकरे ले आते थे, मुर्गे खा जाते थे, 2-3-4 पीढ़ियों तक उनको अपराधी घोषित किया आप लोगों ने। तो वो अब शाहीनेस तो होगी क्या? ये लोग तो हमारे अंग्रेजों की तरह ये हमारे ऊपर जुल्म करने वाले। अंग्रेजों के आज़ाद हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उन पर जुल्म किया है। कौन थे अधिकारी? 1947 से लेकर आज दिन तक कौन अधिकारी थे जिन्होंने ये बिना अध्ययन किए, क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट कोई नहीं जानते थे? क्या जंगल में कौन किस समय से रह रहा है? आज हम किसी को भूमि देते हैं, अब ये जो भूमि घोटाले निकल रहे हैं ऐसे ही निकल रहे हैं बहुत जोरदार। तो क्या उस रेवेन्यू लैंड पे वो इनहेबिटेंट तो थे, वहाँ के निवासी थे, वो कब से रह रहे थे? ये तो धन्य हो कुछ सामाजिक संगठन और मुख्य रूप से वनवासी कल्याण आश्रम, जिन्होंने उनके इतिहास को डॉक्यूमेंट करके अब जनता के सामने ला रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम 75 जनजाति महापुरुष जिन्होंने देश के धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान दिया है, उनके साथ लाखों ने दिया है। वो भारत सरकार ने भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण भारतीय समाज ने जनजाति समाज को स्वीकार किया है कि ये देश के लिए देशभक्त है और संपूर्ण समाज को सम्मान दिया है। अब 9 अगस्त की जगह हमें क्या ज़रूरत है, जहां आदिवासियों का नरसंहार होता है उसको विश्व आदिवासी दिवस मनाएं? क्यों नहीं बिरसा मुंडा के जन्मदिन को या उसके शहीद दिवस को भारत में जनजातियों की यादगार के लिए रखा जाए, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए अनुसूचित जाति के लिए एक दिन रखा गया? क्यों एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं क्यों किया जाए? क्यों 9 अगस्त को हम उन अलगाववादी षड्यंत्रकारी और धर्मांतरण की शक्तियों को श्रेय दें जो मंच संभालते हैं पीछे से और यहाँ के जनजाति के भोले भाले लोगों को उस मंच पर खड़े कर देते हैं? कई बार तो हमारे राजनेता भी भूल भुलैया में चले जाते हैं नाम कमाने के लिए कि भाई मैं समाज का। तो हमें हर चीज़ को बहुत ही सावधानी से, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, इसमें शोध भी कर रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना अमूल्य समय इस चिंतन के लिए, एक राष्ट्रीय विषय के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए आपने जो आज समय दिया है, मैं आप सभी को के प्रति और सभ्यता अध्ययन केंद्र के जो भी प्रभारी हैं रविशंकर जी, और यहाँ जो हमें स्थान दिया डॉक्टर पांडे साहब ने, उनसे चर्चा हुई कि वो अभी निकलना था उनको, जयपुर में हमारी जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी है और आप उस कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए वो जयपुर जा रहे हैं। तो उनके प्रति भी आभारी, और इस कार्यक्रम को अगले 2 दिन तक आपका चिंतन और प्रखर हो। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में और भारत की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारा चिंतन इतना प्रखर हो कि ये कार्यशाला भारत के समुद्र मंथन की एक चिनगारी बने। 1857 की क्रांति की तरह मंगल पांडे ने जो शुरू किया था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हुआ शुभकामनाएं देता हूं कि इस कार्य में आप सफल होकर, निडर होकर समाज के सामने इस राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।